कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी, देश के जितने भी नौजवान साथी जो इंडियन आर्मी अग्निवीर और टीए आर्मी रिक्रूटमेंट रैलियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी नौजवान साथियों के लिए फिर से एक शानदार जानदार जिंदाबाद ओरिजिनल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, पिछली हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट रैली और टीए आर्मी रिक्रूटमेंट रैलियों में छपा हुआ ओरिजिनल पेपर, बिल्कुल 50 क्वेश्चनों का पेपर रहने वाला है। 45 प्लस का टारगेट लेके आपको इस वाले प्रैक्टिस सेशन को करना है। बिल्कुल इस बार दिखा देना है कि हां, इस बार हम तैयार हैं आर्मी के लिए भर्ती होने के लिए, और जी जान से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप इस वाली दिवाली घर पे मना रहे हैं अपनी मेहनत के साथ में, तो अगली दीपावली आपकी बॉर्डर पे होगी साथियों। इसलिए जी जान लगा के तैयारी शुरू कर देना। कहते हैं कि शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी ही पहचाने जाते हैं। बिल्कुल एक बार जितने भी नौजवान साथी जुड़े हैं, फटाफट से एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी साथियों तक आज की शानदार जानदार जिंदाबाद ओरिजिनल पेपर पहुंच जाए। बिल्कुल सभी को जय हिंद, राम राम। बिल्कुल सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, ओरिजिनल पेपर आपके सामने है। बिल्कुल सभी को राम राम, बिल्कुल गुड इवनिंग। स्टार्ट करते उससे पहले बता दूं, टीए आर्मी का टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल बेस्ट एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन पर आपको बेस्ट एग्जाम पे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और 100% 45 प्लस क्वेश्चन आप हर एक नौजवान साथी सही करके आएंगे। बिल्कुल लाइव बैच आपके लिए शुरू हुआ है, एक एक बच्चे का डाउट क्लियर करके। जिन साथियों ने 2-2 3-3 साल तैयारी भी छोड़ दी है, वो भी बच्चे एक अच्छा स्कोर खड़ा करके आएंगे, क्योंकि वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है, एग्जाम में छपने वाली है। बिल्कुल लाइव क्लासों के साथ ही टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए टाइड सीरीज और जितने भी पुराने पेपर है वो सारे सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल जाएंगे। मतलब पूरा स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिलेगा, बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। पूरा बैच आपको मात्र 499 रुपए मिल रहा है। जो भी साथी है, जो भी नौजवान साथी है, इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें जीडी ट्रेडमेन और डब्ल्यूएमपी के लिए भी हमारा टारगेट बैच शुरू हो चुका है बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। जो भी नौजवान साथी हैं जिन्होंने ठान रखा है कि इस बार हर हाल में वर्दी लेना है, बिल्कुल आज से ही अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। बढ़ते हैं आज के शानदार क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए गुरुजी करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल करंट अफेयर्स वगैरह की सारी क्लासें एप्लीकेशन पे चल रही है। बिल्कुल अभी आपके लिए ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाने हैं। कैसा पेपर आएगा ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। बार बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेरे भाई। करंट अफेयर्स में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, वहीं से आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं आता यहां पर आपका, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस करो, ताकि 45 प्लस का टारगेट पहली बार में ही आपका कंप्लीट होके पहली बार में फाइनल सिलेक्शन में आपका लिस्ट में नाम सबसे ऊपर हो। अभी आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, सभी नौजवानों का टारगेट रहेगा पूरे 50 क्वेश्चन का ओरिजिनल पेपर रहेगा मेरे भाई। और 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस वाले सभी नौजवान साथी है वो लिख लेना कि हाँ सिलेक्शन हो गया है, वर्दी तैयार कर लेना। और ये टारगेट आपको पूरा करना है, क्योंकि टारगेट बड़ा रखोगे तभी टारगेट के आसपास में पहुंच पाओगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, छाप देना कमेंट बॉक्स में कि जो केंद्रीय जल तथा ऊर्जा जो अनुसंधान स्टेशन है वो कहां पर स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय जल तथा ऊर्जा अनुसंधान जो स्टेशन है वो किस जगह पर है। ऑप्शन ए में लिखा है खड़कवासला, ऑप्शन बी में लिखा है सिलेरू, ऑप्शन सी में लिखा है जामनगर और ऑप्शन डी में लिखा है श्रीशैलम। बिल्कुल छाप दीजिएगा। बिल्कुल एमसीक्यू बैच दिया जाता है क्या? नहीं, डिटेल वाइज बैच मिलेगा। एमसीक्यू नहीं, डिटेल्ड वाइज टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, एक एक चैप्टर वाइज वो सारे क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में छपते हैं मेरे भाई। और उसके साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी पीडीएफ नोट्स के साथ ही और टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। और पुराने पेपर भी टेस्ट के रूप में आपको मिलेंगे, जहां पर ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे, अपनी रैंक देख पाएंगे कि कितने नौजवानों ने एग्जाम दिया है और कितनी रैंक आई है मेरी। ये सारी चीजें आप एप्लीकेशन पे जांच सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल शुरुआत हुई है सी से, जो कि बिल्कुल गलत आया है। देखो, केंद्रीय जल तथा ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन है वो खड़कवासला में है। ये वही खड़कवासला है जो पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में है। और यहीं पर आप सभी को पता है मेरे भाई, पुणे महाराष्ट्र में है। और यहीं पर जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसका
जो ट्रेनिंग सेंटर है वो यहां पर है, किस जगह पर, यही खड़कवासला में, और यहीं पर केंद्रीय जल तथा ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन बनाया गया है, जहां पर जल से विद्युत बनाई जाती है, पानी से बिजली बनाई जाती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। बहुत सारे नौजवानों ने गलत किया है, आर्मी के पेपर को इजी में मत लेना मेरे भाई, नहीं तो सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे, आपका फिजिकल आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए मेहनत कर लेना, और जो मेहनत करेंगे बिल्कुल कुछ दिन बाद में मैं आपके सामने लेके आऊंगा, यहीं पर जो सेलेक्ट होके आएंगे टी आर्मी में आपके सामने। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी मैं भी आपके पास में आऊं, बिल्कुल आप लोगों के सिलेक्शन के बाद में सभी नौजवानों को बुलाया जाएगा। अभी देखना क्वेश्चन कि 15 अगस्त को लाल किले पर कौन राष्ट्र ध्वज को फहराता है। अब देखो 15 अगस्त और 26 जनवरी है, ठीक है, ये राष्ट्रीय दिवस है। एक 2 अक्टूबर भी होता है। अगर मैं 15 अगस्त की बात करूं तो 15 अगस्त होता है, उस समय लाल किले पर ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो पहनाया जाता है। लेकिन 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है लाल किले पर? ऑप्शन देखना, ए में लिखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में लिखा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में लिखा है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में लिखा है गृह मंत्री। बिल्कुल छाप दीजिएगा, सभी नौजवानों का आंसर आ जाना चाहिए। यहां पर शुरुआत हुई है सी से। देखो देखो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है मेरे भाई। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से क्या होता है, हमारा देश आजाद होता है। और 15 अगस्त के दिन ही जो लाल किले पर अंग्रेजों का जो ध्वज लहरा रहा था, उसे उखाड़ दिया गया और उसकी जगह हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लहराया गया था। कब? 15 अगस्त 1947 में, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद में हर एक साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय ध्वज पहनाता है। 26 जनवरी हमारा क्या है? गणतंत्र दिवस है। हमारा क्या है मेरे भाई? गणतंत्र दिवस है। और इसी दिन जो हमारा राजपथ है, जो राजपथ है, वहां पर भी एक ध्वजारोहण किया जाता है। कहां पर? राजपथ पर। राजपथ पर जो हमारा ध्वज है वो लहराया जाता है किसके द्वारा? तो यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। 15 अगस्त को जो राष्ट्र ध्वज है वो प्रधानमंत्री पहनाता है, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति पहनाता है। इतनी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल 150 नंबर मेरे भाई, तो बिल्कुल किनारे पे हो आप। अभी देखना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो कौन सी नदी है जिसे बिहार के आंसू कहा जाता है। कई बार एग्जाम में बिहार के आंसू देखने को मिलता है, तो कई बार बिहार का शोक देखने को मिल जाता है। ये दोनों एक ही चीज है, शोक कहो या आंसू, दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है गंगा, ऑप्शन बी में सोन, ऑप्शन सी में कोसी, और ऑप्शन डी में लिखा है घाघरा नदी। बिल्कुल छाप दीजिएगा और एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन साथियों तक भी पहुंच जाए जो अभी सोच रहे हैं गुरुजी खाना खा लिया, अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई ये नींद चैन सब कुछ त्यागना होगा अगर आपको फौज में भर्ती होना है। उसके बाद में सब कुछ मजे ही मजे है मेरे भाई। अभी थोड़ी सी तैयारी कर लेना जी जान लगा के। ये वक्त और ये समय आपको फिर से नहीं मिलेगा। और बिल्कुल आप चाहते हैं कि गुरुजी मेरा और मेरे माँ बापों का जो सपना है वो साकार हो, तो बिल्कुल इस रैली भर्ती में बहुत जी जान लगा के तैयारी कर लेना, और रिटर्न की तैयारी अच्छे से करके जाना। बताइएगा, देखिए बहुत सारे नौजवानों का आंसर आना शुरू हो चुका है। देखो जिनका सी आया है बिल्कुल करेक्ट होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और एक दूसरी नदी है दामोदर नदी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका? बंगाल का शोक कहा जाता है। आप में से कई साथी सोच रहे होंगे गुरुजी से बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? शोक इसलिए कहा जाता है कि इस नदी की वजह से वहां पर हर एक साल बाढ़ आता है, जिसकी वजह से काफी लोग और काफी जनधन को हानि होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक मोहम्मद गोरी का दास था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो दिल्ली सल्तनत का शासक था कौन सा? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का दास कौन था मेरे भाई? दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो मोहम्मद गोरी का क्या था? दास था, गुलाम था। दास का मतलब होता है गुलाम था। ऑप्शन देखना एक बार, ए में लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी में लिखा है बलबन, और ऑप्शन डी में लिखा है रजिया सुल्तान। बता दीजिएगा और एक बार दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई सेशन को। बिल्कुल बता दो, देखें क्या होगा। बताइएगा, देखें क्या राइट आंसर होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है ए से, बिल्कुल करेक्ट होगा।
देखो, दिल्ली सल्तनत का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी का क्या था मेरे भाई, दास था, गुलाम था। और उसके बाद में इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने की। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कब की? तो याद रखना है 1206 ईस्वी में की थी। कब की हुई थी? 1206 ईस्वी में। ये दिल्ली सल्तनत का क्या बनता है? शासक बनता है और गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट करेंगे सारे क्वेश्चन। कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है, इग्नाइटेड माइंड्स नाम की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, किताब है, वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए में लिखा है गुरुजी शशि थरूर, ऑप्शन बी में लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी में लिखा है सलमान रश्दी और ऑप्शन डी में लिखा है अमर्त्य सेन। बता दो, देखिए सब जाना चाहिए एक एक नौजवान का कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइएगा। देखे बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है बहुत सारे नौजवान साथियों की, बिल्कुल जिनका आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर छपा है। बिल्कुल लड़कियां भी भर सकती है आर्मी अग्निवीर का फॉर्म मेरे भाई, लड़कियां भर सकती है। ठीक है, बताओ। देखिए देखो हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ बिल्कुल बताइएगा। देखें बहुत अच्छी बात है, बी डी नहीं होगा मेरे भाई। देखो जो प्रसिद्ध ये पुस्तक है, काफी प्रसिद्ध पुस्तक थी, इग्नाइटेड माइंड्स, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी, जो भारत के राष्ट्रमैन, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने 2002 से लेकर 2007 के बीच में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। कब? 2002 से लेकर 2007 के बीच में हमारे राष्ट्रपति थे, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 88 दिन का समय लेता है? उस ग्रह का नाम आपको बताना है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में मात्र 88 दिन लेता है, वो कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए में लिखा है शनि, ऑप्शन बी में बृहस्पति, ऑप्शन सी में बुध और ऑप्शन डी में मंगल। जितने भी आपके ग्रह हैं यहां से क्वेश्चन बनता है आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल बता दो, देखें फटाफट से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बता दो। देखें बृहस्पति आ रहा है कुछ नौजवान साथियों का, जो कि गलत आ रहा है। देखो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आप बोलोगे गुरुजी बुध ग्रह है। यही वो ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में करता है। कितने दिन में? आप बोलोगे गुरुजी मात्र 88 दिन में। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो भी बृहस्पति ग्रह का ही है, जिसे गैनीमेड नाम जाना जाता है। ये गैनीमेड, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। गैनीमेड जो उपग्रह है वो किस ग्रह का है? बृहस्पति का है। और ये सबसे बड़ा उपग्रह मेरे भाई, सबसे बड़ा जो उपग्रह है ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है। गैनीमेड है जो कि बृहस्पति ग्रह का है। अगर मैं बात करूं तो सन्नी जो है वो दूसरे नंबर का ग्रह है और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? किस ग्रह के हैं? तो नाम आएगा शनि ग्रह। कौन सा ग्रह आएगा मेरे भाई? शनि ग्रह। ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। टोटल 145 उपग्रह है यहाँ पे। कितने? टोटल 145 उपग्रह है अकेले शनि के। और ये सारे 145 ग्रह हैं, ये शनि के चारों ओर क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल रंग के कारण जाना जाता है। यहां पर जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन करेगा? बुध करेगा, क्योंकि ये छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक है इसलिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड के नाम से है। अगर मैं उपग्रह की बात करूं, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि है, जिसके अकेले 147 उपग्रह है। अगर मैं मंगल ग्रह की बात करूं तो इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन। भाई ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। एक बार अपनी ईमानदारी से जितने भी नौजवान साथी है सभी एक बार जय हिंद लिखे अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना इस सेशन को। बिल्कुल आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन देखिएगा। देखो यहां पर एक छठी है, क्या है? ये आपकी छठी है। देखो 6 जो शताब्दी ईसा पूर्व है
उसमें उत्तरी भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में बहुत सारे महाजनपद थे और उन महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी और सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? यहां से 2 क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम के लिए बनते हैं मेरे भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें बिल्कुल देखिएगा। ऑप्शन ए में लिखा है 16, ऑप्शन बी में 11, ऑप्शन सी में 18 और ऑप्शन डी में लिखा है 15। बताओ 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में बहुत सारे जनपद थे। अगर मैं बात करूं इनकी कुल संख्या की, अगर मैं इनकी कुल संख्या की बात करता हूं तो मेरे भाई कितनी संख्या है बताओ, देखें बिल्कुल बता दीजिएगा। टोटल 16 जनपद थे, 16 जनपद थे, जिनमें से सबसे जो बड़ा जनपद था, सबसे बड़ा, आपको याद नहीं रखने सबके नाम, सबसे बड़ा वाला नाम याद रखना कौन सा था? मगध था। जनपद जितने 16 जो जनपद थे उनमें सबसे बड़ा वाला जनपद कौन सा था? आप बोलोगे गुरुजी मगध जनपद था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखो राष्ट्रीय फूल बताया, राष्ट्रीय ध्वज बताया आपको। अभी बात आ रही है दोस्तों, राष्ट्रीय फल बताया था, अभी बात आ रही है किसकी? भारत के राष्ट्रीय फूल की। जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है और कब राष्ट्रीय फूल का दर्जा मिला था? यहां से क्वेश्चन बनता है आर्मी के एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, ऑप्शन ए में लिखा है गुलाब, ऑप्शन बी में कमल, ऑप्शन सी में लिली और ऑप्शन डी में लिखा है सूरजमुखी। कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बिल्कुल बताइएगा, देखें और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी नौजवान साथी, बिल्कुल अपनी ईमानदारी से शेयर कर देना क्लास को। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जिन साथियों ने जय हिंद लिखा है, सपोर्ट किया है, बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल जब तक एग्जाम होगा तब तक जी जान लगा के जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतने ही आपके साथ खड़े रहेंगे मेरे भाई। और बिल्कुल आपका सिलेक्शन हर हाल में टीए के एग्जाम में करवाएंगे, एक भी बच्चे को रिटन एग्जाम में फेल नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल टारगेटेड तैयारी करते रहो अभी से, बहुत अच्छी बात है। जिनका बी आया है उन सभी नौजवानों का बिल्कुल करेक्ट आया है। देखो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय फूल है उसे अपनाया जाता है, किसको? कमल के फूल को। बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? जीवों को बचाने के लिए, जितने भी जीव है जो लुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे पौधे हैं जो लुप्त हो रहे हैं, उन सभी के संरक्षण के लिए, उन सभी को बचाने के लिए एक अधिनियम लाया गया था, जिसे नाम क्या दिया गया था? जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब लागू हुआ था? ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऑप्शन ए में 1972, 1972, 1980, 1982 और 1993 में। बता दो देखें क्या होगा राइट आंसर। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर छप जाना चाहिए। बिल्कुल रोज लगती है मेरे भाई 8 बजे। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन कर लेना ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बताइएगा, देखिए 1980 आ रहा है बहुत सारे नौजवान साथियों का, जो कि गलत आ रहा है। देखो अगर मैं बात करूं तो यह लागू हुआ था 9 सितंबर 1972 को, याद रखना 9 सितंबर 1972 में एक अधिनियम लाया जाता है, कौन सा? जीव संरक्षण अधिनियम। और इसके द्वारा यह कहा जाता है कि जितने भी लुप्त होने वाले जीव हैं और जितने भी लुप्त होने वाले पौधे हैं उन सभी का संरक्षण किया जाए, उन सभी को बचाया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो यहां से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी फुल फॉर्म होती है वहां से क्वेश्चन बनता है आर्मी के एग्जाम में। यहां पर पूछा है टीसीएस का अर्थ क्या होता है? टीसीएस की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछिए मेरे भाई। ये एग्जाम करवाने वाली टीसीएस है, कौन सी है? ध्यान से देखना। ऑप्शन ए में लिखा है टाटा कंप्यूटर सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी, ऑप्शन सी में लिखा है टाटा कंटेनर सर्विस और ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, देखें बताइएगा भाई। आगे ये पूरा टाइप नहीं हुआ है, आगे सर्विस भी है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। ये भी लिखा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिखा है। बताओ देखें क्या होगा मेरे भाई राइट आंसर। टाटा कंप्यूटर सर्विस, उसके साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंटेनर सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, देखिए क्या होगा। बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक दो नौजवानों ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर छपा है मेरे भाई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो कि भूमि से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? उस समुद्र की बात हो रही है जो दोनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, स्थल मार्ग से घिरा हुआ है, सबसे बड़ा, भूमि से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा। और मेरे भाई जब भी दुनिया, संसार, विश्व की बात आती है क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। देखिएगा
कि भूमि से गिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा है मृत सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर या कैस्पियन सागर। छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और दिखा दीजिएगा। बिल्कुल गणित इसके बाद में होगी मेरे भाई, पूरा पेपर है, सारा सिलेबस मिलेगा आपको, ठीक है। जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, पूरा 50 क्वेश्चनों का पेपर रहेगा। बता दो देखे, फटाफट से बता दो देखे क्या होगा। पैसिफिक ओशियन आ रहा है मेरे भाई, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन जो कैस्पियन सागर है वो भूमि से गिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। बात समुद्र की हो रही है, और ये कैस्पियन सागर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है जो चारों तरफ से भूमि से गिरा हुआ है। और ये कहां से? ये यूरोप और एशिया के बीच में है। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों के बीच में स्थित है, और दोनों ही महाद्वीपों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे भूमि से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कहा जाता है। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो कि किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, दो तरीके से यहां से क्वेश्चन बने हैं पिछले आर्मी के एग्जाम में, दोनों तरीके आपको बता दूंगा। यहां से एग्जाम, जिंदगी में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे भाई। देखना कि किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है, सफेद कोयला के नाम से। बताइएगा, देखिए किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हीरा, ऑप्शन बी में स्वर्ण, ऑप्शन सी में तांबा और ऑप्शन डी में लिखा है ग्रेफाइट। बताओ देखें, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। देखो देखो, जो जल विद्युत है उसे भी जाना जाता है। आपको दो चीजें याद रखना है। श्वेत कोयला ऑप्शन में अगर आपको जल विद्युत मिले तो ये भी होता है, इसे भी सफेद कोयला के नाम से जाना जाता है। सफेद कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? जल विद्युत को जाना जाता है। और इसके साथ में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो आपको रखनी है मेरे भाई, जो हीरा होता है उसे भी श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बार दो तरीके से क्वेश्चन छपा है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो कि जो मानसून शब्द होता है, जो मानसून शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन देखना, ए में लिखा है लैटिन शब्द है, संस्कृत का शब्द है, उर्दू का शब्द है, अरबी का शब्द है। बताओ भाई, मानसून जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? अच्छा क्वेश्चन है, बता दो, पहले भी एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा। देखे बिल्कुल, देखो ये मानसून शब्द है, ये एक शब्द है मोसिन। मोसिन शब्द से बना है मेरे भाई, मोसिन शब्द से बना है। और ये जो मोसिन शब्द है ये एक अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। तो ये मोसिन से मानसून बना है, तो यहां पर जो मानसून शब्द है वो अरबी शब्द होगा। डी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी वाला राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? चार फसलें दी गई है, इनमें से खरीफ की फसल बतानी है। रबी और खरीफ की फसलें यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। अभी देखना, बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर ने ऑप्शन ही इस टाइप के पुटअप कर रखे हैं। अभी ऑप्शन ए में देखोगे तो दाल लिखा है, ऑप्शन बी में सोयाबीन लिखा है, ऑप्शन सी में मटर लिखा है और ऑप्शन डी में सरसों लिखा है। छाप तो देखें कमेंट बॉक्स में क्या होगा। बहुत सारे नौजवानों का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, फटाफट से बता दो। देखिए शुरुआत भी हो चुकी है बहुत सारे नौजवान साथियों की। ए भी आ रहा है, कुछ नौजवान साथियों का बी भी आ रहा है। देखो अगर मैं दाल की बात करूं, दाल खरीफ में भी आती है, रबी में भी आती है। जो चना होता है वो रबी की फसल होती है, वो भी दालों में ही आता है। ठीक है, जो मूंग होते हैं वो क्या होते हैं? खरीफ की फसल होते हैं, लेकिन दालों में आते हैं। यहां पर आपको दालें नहीं करनी है मेरे भाई। देखो मटर और सोयाबीन ये दोनों रबी की फसलें हैं। किसकी? रबी की है। लेकिन जो सोयाबीन फसल है वो आपके किसकी है? खरीफ की फसल है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आपके गेहूं है, जो है, चना है, सरसों है, ये सारे रबी की फसलें हैं। मक्का हो गया आपका, मूंगफली हो गई आपकी, कपास हो गया आपका, और उसके साथ ही सोयाबीन हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ये सारे खरीफ की फसलों के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। देखो कि भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में की गई थी? यहां पर से दो क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी और भारत की पूर्ण प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी, और भारत की अंतिम जनगणना और वर्तमान की जो जनगणना है वो कितने नंबर की जनगणना है। यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना मेरे भाई। ऑप्शन ए में लिखा है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी में लिखा है लॉर्ड कर्जन,
ऑप्शन सी में लिखा है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी में लिखा है लॉर्ड डफरिन। बताइएगा देखें कि भारत में जो प्रथम जनगणना है वो किसके समय में हुई थी। बता दो, 2 क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई यहां से। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। टीए की बुक नहीं आई है मेरे भाई, मार्केट में नहीं मिलेगी। और बुक से कहां सिलेक्शन होता है मेरे भाई, वो पूरा मैटर तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारे अग्निवीर वाले नौजवान होंगे जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो सारे टीए के लिए तैयार है और उनकी तैयारी रिटर्न की जबरदस्त है। इसलिए बता रहा हूं, हल्के में मत लेना, सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल टारगेटेड तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई इसके लिए। बता दो, देखिए देखो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं, देखो ये लॉर्ड लिटन नहीं है मेरे भाई, ये लॉर्ड रिपन है। देखो ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, ये लॉर्ड रिपन है। तो प्रथम जो जनगणना होती है वो किसके समय में होती है आपको बताना है। बताओ, बहुत सारे बच्चों का बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कुछ का ए भी आ रहा है। देखो बिल्कुल बता दो, देखे अगर मैं बात करूं तो प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात होगी मेरे भाई। देखो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी, ये संपूर्ण जनगणना है। संपूर्ण जनगणना है किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब, 1881 में की गई थी। कब की गई थी, 1881 में की गई थी। ये पूर्ण जनगणना है, पहली पूर्ण जनगणना थी, ठीक है, जिसमें जाति के आधार पर जनगणना की गई थी। पूर्ण जनगणना, ये आपको याद करना है, ये याद रखना है। जो पूर्ण जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में होती है, लेकिन जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1871 में हुई थी मेरे भाई। कब हुई थी, 1872 में। 1872 में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी ये भी बता दो मेरे भाई। बता दो, देखे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं दोनों तरीके से आपको बता दूं कि भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी, और भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं मेरे भाई, इसलिए दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपके साथ में खड़े मेरे भाई। एप्लीकेशन पर सुबह से शाम तक टीए, आर्मी और अग्निवीर का टारगेट बेच चल रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में जो येलो कलर का लिंक दिख रहा है अभी से डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। देखो साइंस वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं मेरे भाई कि रात्रि में देखने के यंत्र में निम्नलिखित में से किस किस्म की तरंगों का उपयोग किया जाता है। रात्रि में देखने का एक यंत्र होता है जिसमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है रेडियो तरंगों का, सूक्ष्म तरंग का, अवरक्त तरंगों का, या फिर यूवी जिसे प्रासुर्य तरंग कहा जाता है। ये साइंस वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, बताइएगा। देखें फटाफट से बता दो, देखिए क्या होगा मेरे भाई। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इससे क्या होता है, जो रात्रि में अंधेरा होता है उस समय देखने के लिए कि आगे क्या है, वो टकरा के आएगी, उससे पता चल जाएगी कि आगे हाँ कुछ है। तो जो रात्रि में देखने का जो यंत्र है उसमें किस किस्म की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो वो अवरक्त तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है मेरे भाई, वो अवरक्त तरंगे होती है। देखो ए आ रहा है काफी नौजवानों का, जो कि गलत आ रहा है, सी होगा राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उजला थोता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे व्हाइट विट्रोल कहा जाता है। उजला थोता किस रासायनिक पदार्थ का साधारण या प्रचलित नाम है। बताओ देखें, जो उजला थोता जिसे व्हाइट विट्रोल कहा जाता है वो किस रासायनिक पदार्थ का क्या है, साधारण या प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए में जिंक सल्फेट को कहा जाता है, फेरस सल्फेट को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। उजला थोता में सल्फेट होता है, लेकिन कौन सा सल्फेट होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। बता दो देखें, जिसे ZnSO4 के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र मैं आपको लिख दूं, यहां से भी पूछा जाता है। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4। अब इनमें से बताओ किसका ये रासायनिक सूत्र है, कमेंट कर दो देखे फटाफट से। पूजा अपने घर से है मेरे भाई, पढ़ ले, कुछ नहीं पढ़ा इसमें, ठीक है। कब से यही देख रहा हूं सोनी जी, कुछ नहीं होने वाला, ये भर्ती चली जाएगी। बिल्कुल आपके दोस्त वगैरह भर्ती हो जाएंगे, फिर उनके पीछे पड़ते रहना कि भाई एक बोतल ले आना, भाई ये ले आना, वो ले आना, कैंटीन से सामान लाना है, ये चीजें करनी है।
मेहनत करनी है, बिल्कुल ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, बता दो, देखें क्या होगा। ए जिनका आया है, बहुत अच्छी बात है, काफी नौजवानों का आया है गुरुजी, जिंक सल्फेट का है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ZnSO4, ये भी नाम याद रखना, रासायनिक। कई बार आपको ऑप्शन में ZnSO4 भी रासायनिक नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। अभी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जो मेरामस नामक रोग है वो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। मेरामस या कई बार मरामस भी लिखा मिलता है, तो हिंदी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल बताइएगा, मरामस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है गुरुजी? त्वचा, मांसपेशियां, यकृत या जबड़ा? बताओ, देखें क्या होगा राइट आंसर। देखो, ये मरामस जो रोग होता है इसमें क्या होता है, क्षय होने लगता है मांसपेशियों का। क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है मांसपेशियों का। किस प्रकार की मांसपेशियों का क्षय होने लगता है ये आपको बताना है। तो जितनी भी शरीर की जो मांसपेशियां है वो सिकुड़ने लग जाती है। तो ये मरामस जो रोग होता है वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो मांसपेशियों को करता है मेरे भाई। किनको करता है मेरे भाई? मांसपेशियों को करता है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखना कि ध्वनि का तारत्व है, ध्वनि का तारत्व या ध्वनि की पिच कहा जाता है। ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पे निर्भर करता है, उसकी तीव्रता पे निर्भर करता है, उसके वेग पे निर्भर करता है या आयाम पे निर्भर करता है? बता दो, देखें कि जो ध्वनि का तारत्व होता है या ध्वनि की जो पिच होती है वो किस पे निर्भर करती है? कमेंट कर दो, देखें बिल्कुल फटाफट से बता दो। बिल्कुल बिल्कुल माफ कर दिया मेरे भाई, कोई नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन अभी पढ़ लो। ये खाली टाइम में करने की चीजें होती है। और भाई यहां पर करके क्या करोगे? कुछ नहीं मिलने वाला, यहां पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बातें कर सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ लो, बाद में करते रहना। पढ़ाई जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद में सारे काम करना, इसी चक्कर में लगे रहना। अभी पढ़ लो, ये समय फिर से नहीं मिलेगा, आपके लिए बोल रहा हूं। अच्छा होगा, बाद में पता चलेगा कि सर बहुत सही बात बोल रहे थे, बहुत बड़ी दिक्कत में हूं, विघ्न में हूं, बहुत बड़े संकट में हूं। बिल्कुल संकट आएगा मेरे भाई, इसलिए बता रहा हूं, मेहनत कर लो, संकट दूर हो जाएगा। बता दो, देखें क्या होगा। बताइएगा, देखें फटाफट से बता दो क्या राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। शुरुआत हो चुकी है बहुत सारे नौजवानों की। ए देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आवर्ती होगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि पिच क्या होगा, अगर पिच आवृत्ति बढ़ने लगती है तो जो ध्वनि होते, ध्वनि वो क्या होती है? पतली होती है, आवाज पतली होती है। किसकी वजह से मेरे भाई? किसकी वजह से होता है? आवृत्ति अगर बढ़ती है तो पतली होती है, और अगर आवृत्ति कम होगी तो आपकी आवाज क्या होगी? मोटी होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर दो तरीके से बनता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर की जो बनावट होती है मेरे भाई, कंप्यूटर का जो ढांचा होता है उसे क्या कहते हैं? हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं या ह्यूमनवेयर कहते हैं? बिल्कुल छाप दो कमेंट बॉक्स में क्या होगा मेरे भाई, फटाफट से छाप दीजिएगा। सभी नौजवानों का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए मेरे भाई। ये इस बार निर्णय हो जाएगा, आर पार की लड़ाई है। मेहनत रेगुलर चालू रखना, अपने आप को रुके रखना। छोड़ के जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा मेरे भाई, और जो छोड़ के जाओगे, जो नए आएंगे, जो रुके रहेंगे, वो लेके चले जाएंगे, और आप देखते रह जाओगे जब वापस आओगे तब। इसलिए क्लास पूरी देखना है, तभी फायदा मिलेगा आपको 50 क्वेश्चनों के इस ओरिजिनल पेपर का। अपने आप को पता चलेगा कि कितने पानी में है, कितने बाहर है। बताओ, देखें भी आया है बहुत सारे साथियों का, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो, कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है वो हार्डवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है मेरे भाई? सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे क्या होते हैं? जो निर्देशों का समूह होता है उसे हम प्रोग्राम कहा जाता है। और जो निर्देशों का पूरा समूह होता है, प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, वो सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? निर्देशों का समूह होता है। क्या होता है? निर्देशों का जो समूह होता है, निर्देशों का समूह, समूह या जो प्रोग्राम होते हैं
वो सारे के सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है वो हार्डवेयर होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अच्छा क्वेश्चन है कि विघटनाभिक जिसे रेडियोधर्मी कहा जाता है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। रेडियोधर्मी से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, रेडियोधर्मी से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उसको किस पात्र में रखना चाहिए, बता दो। देखिए क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन कट हो रहे मेरे भाई, कहां हो रहे, बिल्कुल करते मेरे भाई, बिल्कुल बता दो। क्वेश्चन कट हो रहे, बिल्कुल करते हैं, कहां से हो रहे मेरे भाई, कट नहीं होने देंगे एक भी क्वेश्चन को। अब नहीं होंगे मेरे भाई, अब एक भी क्वेश्चन आपका कट नहीं होगा। चलो बता दो क्या होगा राइट आंसर, छाप दो देख के कमेंट बॉक्स में, झड़ी लग जानी चाहिए मेरे भाई, अब नहीं कटेंगे। चलो बता दिया, बहुत अच्छी बात है। बताओ देखे, बी आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, कुछ का ए भी आ रहा है। देखो रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है, इस्पात में रखा जाता है। इस्पात एक मिश्र धातु होती है मेरे भाई, इस्पात क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है। ये एक धातु नहीं होती, एक मिश्र धातु होती है, दो धातुओं से मिलकर बनती है। और रेडियोधर्मी वस्तुएं हैं, इन सभी को इस्पात में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, इस्पात में रखा जाता है। पीबी आपका क्या होता है, शीशा होता है मेरे भाई, क्या होता है, शीशा होता है। एफई आपका क्या होता है, आप बोलोगे गुरुजी लोहा होता है। एआई क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि नारियल तथा आम के फल होते हैं, जो नारियल और आम के जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें पोम कहा जाता है, बेरी कहा जाता है, डूप कहा जाता है या पीपो कहा जाता है। बता दो देखे, नारियल तथा आम के जो फल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फटाफट से छाप दो देखे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल चलो मैं बता देता हूं, बहुत सारे साथियों को नहीं पता। देखो नारियल तथा आम के जो फल होते हैं वो डूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डूप। ये याद रखना, कुछ चीजें आपको रटने वाली है जो आपको रटनी पड़ेगी मेरे भाई। नारियल और आम के जो फल होते हैं इन दोनों को सम्मिलित रूप में डूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 कि मिट्टी के तेल का उष्मीय मान केजी, केजी में बताना है मेरे भाई। मिट्टी के तेल का उष्मीय मान आपको बताना है, कितना होता है, 50,000, 17,000, 45,000 या इनमें से कोई नहीं। बता दो देखें क्या होगा। केजे, केजे केजी में बताना है, ठीक है, किलो जूल और किलोग्राम में बताना है। बता दो देखें क्या होगा, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। और भाई एक बार दबा के शेयर जरूर कर दो भाई सेशन को। बहुत सारे नौजवानों का आंसर शुरू हो चुका है, ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है। देखो 45,000 होता है मेरे भाई, किलो जूल किलोग्राम कितने, 45,000, 45,000 केजी, केजे केजी होता कितना, 45,000। सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि निम्न में से कौन सा धातु सार वर्ग में सम्मिलित नहीं है। बच्चों ये जो नहीं शब्द दिया गया है ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवाने के लिए दिया जाता है कि बच्चा जल्दबाजी में पढ़ेगा और नहीं शब्द को नहीं पढ़ेगा और उसे लगेगा कि सारे ही है, टिक मार के आएगा वो। इसलिए बता रहा हूं अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सा धातु सार वर्ग में सम्मिलित नहीं है। इनमें से 3 धातुएं हैं जो सार वर्ग में शामिल की गई है, एक धातु है जिसे सार वर्ग में शामिल नहीं की गई है। ऑप्शन ए में लिखा है लिथियम, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम और ऑप्शन डी में लिखा है पोटेशियम। बिल्कुल छाप दो देखे कमेंट बॉक्स में, बता दो क्या होगा। सी आ रहा है बहुत सारे नौजवानों का, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम का नाम आपको याद रखना है, ये दोनों ही होती है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ ही कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। ये दोनों जो धातुएं होती है, ठीक है, ये सार वर्ग में सम्मिलित नहीं होती। मैग्नीशियम और कैल्शियम सार वर्ग में सम्मिलित नहीं होती, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारी सार वर्ग में सम्मिलित होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा कि जो मछलियां होती है वो श्वसन करती है, किसके द्वारा श्वसन करती है। मछलियां हैं जो पानी में जो श्वसन की प्रक्रिया करती है, ठीक है, वो किसके द्वारा करती है, फेफड़ों के द्वारा, कर्ण के द्वारा, नाक के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा। बता दो, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर छपना चाहिए मेरे भाई।
बता दो, देखे क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरुआत भी हो चुकी है गुरुजी, गलफड़ों के द्वारा होगा। बहुत अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन है। देखो, जो मछली होती है वो गैसों का आदान प्रदान करती है श्वसन क्रिया में। वो कहां से करती है? गलफड़ों से करती है। डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज, जो घरेलू उपकरणों में जो सुरक्षा फ्यूज हम फ्यूज लगाते हैं ताकि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो तो आगे कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम क्या लगाते हैं? सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाते हैं। और वो फ्यूज तैयार होता है, वो निम्न की धातु में बनाया जाता है। देखो, निम्न किस प्रकार की? निम्न प्रतिरोध में बनाया जाता है, निम्न गलनांक बिंदु में बनाया जाता है, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण में बनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बता दो फटाफट से भाई। बहुत सारे साथियों का आ रहा है गुरुजी, बी होगा गलनांक बिंदु। बिल्कुल, देखो इसका गलनांक बिंदु क्या होगा? निम्न होगा। गलनांक बिंदु निम्न होगा तभी जैसे ही कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होगा वो क्या होगा? ताप की वजह से गलनांक, उसका गलनांक कम होगा, इसकी वजह से वो क्या होगा? गल के टूट जाता है तार और दोनों अलग हो जाते हैं। विद्युत क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो विद्युत तार होता है, विद्युत फ्यूज होता है, वो किस तार से बना होता है? किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन चपता है मेरे भाई। तो ये बनता है टिन और लेड, दो धातुओं से। किन धातुओं से? ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपका टिन और दूसरी आपका लेड, ये दो धातुओं से मिलकर बनता है आपका जो सुरक्षा फ्यूज का तार। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। तड़ित क्या है मेरे भाई? तड़ित क्या है? तड़ित बोलते हैं जो बिजली होती है ना, उसे तड़ित बोला जाता है। जो आकाशीय बिजली होती है उसे बोला जाता है मेरे भाई तड़ित। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलो, ऑप्शन ए में लिखा है विद्युत विसर्जन, ऑप्शन बी में लिखा है विद्युत आवेशन, ऑप्शन सी में लिखा है विद्युत संचयन, और ऑप्शन डी में लिखा है उपरोक्त सभी। तड़ित क्या है? बता दो, देखे कमेंट करके क्या होगा मेरे भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। देखो, जो तड़ित होती है वो विद्युत विसर्जन होती है। क्या होती है? विद्युत विसर्जन होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बायोलॉजी का एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पायरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये एक रोग होता है। पायरिया की जो बीमारी होती है वो किस अंग को प्रभावित करती है? देखो, ऑप्शन ए में लिखा है मसूड़े को, ऑप्शन बी में लिखा है हृदय को, ऑप्शन सी में लिखा है फेफड़े को, और ऑप्शन डी में लिखा है नाक को। जो पायरिया की बीमारी होती है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? यहां से क्वेश्चन बना है पिछले एग्जामों में बार बार। बता दीजिएगा, देखिए क्या होगा। बिल्कुल बता दो फटाफट क्या होगा भाई राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पायरिया का रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है ये मसूड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देखिएगा कि जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है। जो जहाज की जो गति होती है उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? कैसे पता चलता है कि अभी जहाज है उसकी गति क्या है? किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है एम्पियर में, कैलोरी में, नोट में, या फिर ओम में है। बताओ, देखें, जैसे गाड़ी की स्पीड नापी जाती है किलोमीटर में, वैसे ही जहाज की जो गति होती है उसकी भी अभिव्यक्ति होती है। वो कैसे होती है, किसके द्वारा मापी जाती है? सारे ऑप्शन आपके सामने मेरे भाई, बता दो, देखिए क्या होगा। सी आया है, बहुत अच्छी बात है। देखो, कहा जाता है कि समुद्र की जो दूरी होती है उसे नॉटिकल मील के द्वारा मापा जाता है। तो यहां पर जो नोट लिखा गया है ये क्या करता है? जो समुद्र होता है उसकी दूरी को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, दूरी बताता है कि आज जहाज है वो कितने नॉटिकल मील चली है। ऐसा आपने सुना होगा। तो ये नॉटिकल मील है, ये जो जहाज की गति होता है, जो समुद्र की जो दूरी होती है वो बताई जाती है किसके द्वारा? नोट के द्वारा। सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम आप सभी ने सुना होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? एक दूसरा प्रचलित नाम भी है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो क्या है मेरे भाई? ऑप्शन ए में लिखा है कॉमन सोल्ट, ऑप्शन बी में वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी में लिखा है विनिग्रे, और ऑप्शन डी में लिखा है बेकिंग सोडा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है मेरे भाई, ये खाने वाला सोडा होता है जिससे ब्रेड वगैरह काफी चीजें बनाई जाती है। एक सोडियम कार्बोनेट होता है जिसे धोवन सोडा बोला जाता है, जिसे कपड़े धोने में, डिटर्जेंट वगैरह में काम लिया जाता है। तो इन दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए, और इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखना, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में साइंस में पूछा जाता है मेरे भाई यहां से। ठीक है, बता दो। देखो, अगर मैं सूत्र की बात करूं तो यहां से देखना, NaHCO3
ये सूत्र होता है किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रचलित नाम होता है वो बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। और बिल्कुल आप सभी के लिए अभी मैथ और रीजनिंग का पेपर रहने वाला है अगला। और देख मेरे को लास्ट में ये जरूर बता के जाना, मैं सभी के कमेंट रीड करता हूं और ये देखता हूं कि रोज कौन कैंडिडेट आता है और उसका स्कोर कितना जा रहा है, बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। इसलिए देखते हैं कितना टारगेट। अगर टारगेट 50 में से 20 भी क्वेश्चन सही है तो अपनी ईमानदारी से बताना एग्जाम तक आपका टारगेट भी 45 प्लस तक जाएगा गारंटी के साथ में। लेकिन आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी। और भाई आप सभी को पता है कि मैथ कितनी इंपॉर्टेंट है। आप में से कई साथी होंगे जो मैथ से डर रहे हैं, आपका सारा डर दूर हो जाएगा। आप आर्मी के अग्निवीर के पेपर में भी 15 में से 15 क्वेश्चन मार के आओगे और टीए आर्मी में 15 में से 15 करके आओगे। अभी देखना ओरिजिनल पेपर है, मैथ वाले सर आ चुके हैं, एक बार दबा के शेयर कर दो मेरे भाई सभी। हाँ भाई, राम राम सभी साथियों को, जय हिंद मेरे प्यारे भाई। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करिए। सभी साथी फटाफट जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए। देखिए सेशन को जितने भी साथी हैं, एक बार सभी साथियों के पास में अपना सेशन शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया। चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे बंदों ने आंसर भी दे दिया है। बहुत बढ़िया बात है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया बात है, शानदार है, जबरदस्त है, शानदार भाई, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा, रेखा जो होती है, जो रेखा होती है वो क्या होती है? बिंदुओं से मिलकर बनी होती है मेरे प्यारे भाई। बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होगी रेखा जो होगी वो मेरे प्यारे भाई। किससे बनी होगी? वो आपकी बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बिंदु आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे भाई? एक रेखा बना लेंगे। आप कहेंगे सर कितने बिंदु? कितने बिंदु मेरे प्यारे भाई? अनंत बिंदु। कितने होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे भाई। जो डी ऑप्शन बता रहे हैं बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, शानदार है, लाजवाब है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आवाज वगैरह एक बार चेक कर लो, सही है, एकदम करेक्ट आ रही है भाई। तब तक आवाज सही पहुंच पा रही है? चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया है। आगे वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 किलो जो है वो मेरे प्यारे भाई क्या है? तो चीनी, 25 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? मतलब आपके पास में 3 किलो चीनी है और 3 किलो चीनी के आपको क्या करने? 25-25 ग्राम के पैकेट बनाने। कितने पैकेट बनेंगे वो आपको बताना भाई, है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। 3 किलो जो है आपको दी गई है 25 ग्राम के पैकेट बनाने। मैं आपको बताऊं, किलो से 3 किलो से कितने ग्राम के? 25 ग्राम के। कितने ग्राम के? 25 ग्राम के आपको पैकेट बनाने। तो अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों सेम होने चाहिए, ग्राम और 25 ग्राम है, दोनों सेम होने चाहिए। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं ये बताइए। आप कहेंगे सर 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 किलो में कितने हो जाएंगे बताइए एक बार। आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम हो जाएगा भाई, है ना। और यहाँ पे देखो 25 है, कितना है? 25 है। 25 का भाग लगाइए ना मेरे प्यारे भाई, 25 का भाग लगाएंगे, 25 का भाग लगाएंगे 3000 में। ठीक है, 3000 में आप 25 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 25, फिर आपका क्या बच जाएगा? 5, और यहाँ पे जीरो उतारिए। 50 में फिर 2 बार जाएगा, फिर एक जीरो बच जाएगा। 120 पैकेट है वो आपके बनेंगे। कितने पैकेट बनेंगे? 120 पैकेट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 120 मेरे प्यारे भाइयों का बहुत ज्यादा बंदों का आ रहा है, बहुत बढ़िया है। 120 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। किलो में कितने हो जाएंगे? 3000 ग्राम हो जाएंगे, है ना। और 25 ग्राम के बनाने तो बड़े वाला मान ऊपर रखना है, छोटे वाला मान नीचे रखना है। काट पीट के आप आंसर निकाल लो। 120 बता रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। कई डी भी बोल रहे हैं, गलत बात है मेरी प्यारे भाई, डी वाले गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपके सामने करा, दो संख्याओं का योग 300 है।
यदि दो संख्याओं का आप जोड़ेंगे मान कितना आएगा, आप कहेंगे सर 300 आएगा, कितना आएगा 300 आएगा, और उनका अंतर 150 है। अंतर कितना है मेरे प्यारे भाई 150। अंतर का मतलब दोनों को माइनस करना रहेगा, और माइनस करने पे कितना आ रहा है 150 आ रहा है। योग का मतलब दोनों को जोड़ने पर, अंतर का मतलब दोनों को घटाने पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे जी सर। अब मुझे बताओ इसमें से क्या करा है, बड़ी संख्या कौन सी, मतलब आपको ए का मान बताना है। आप जानते हैं कि बड़ी में से छोटी घटाई जाती है ना, तो बड़ी संख्या ये है, ए का मान निकालना है, कितना आएगा वो आप बताइए ना। बिल्कुल आंसर आने चाहिए सभी साथियों के, बिल्कुल बढ़िया से, जिनको पता है वो आंसर करिए। मेरे प्यारे भाई नहीं पता हो समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ना है। 300 और आपका 150 है, उसको जोड़ना रहेगा, और जोड़ के किसका भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या निकल के आ जाएगी। आप कहेंगे सर जोड़ने पे कितना आएगा, 450 आएगा, और उसके अंदर आप 2 का भाग जैसे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना आएगा 225। ये मेरे प्यारे भाई आपकी बड़ी संख्या है। कि कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या है मेरे प्यारे भाई, कौन सी है, बड़ी संख्या 225। बहुत बढ़िया। आवाज कट रही है, ठीक है, 1 सेकंड रुकना भाई, ठीक है, आवाज कट रही है तो 1 सेकंड। हाँ भाई, आवाज कट रही है, एक बंदे के प्रॉब्लम आ रही है, आप फिर सभी के प्रॉब्लम एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट करके ना। चलिए बिल्कुल सी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि छोटा वाला यदि आपको निकालना है, कौन सी, आपको कहते छोटी संख्या निकालो, तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, आप दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दीजिए, दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगा दीजिए। मैं दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर करवा रहा हूं, बड़ी और छोटी संख्या का ना, आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कितना बचेगा 150 बट्टे में 2, तो यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे 75 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 75 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई अपना आंसर जो है छोटी वाली का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए बिल्कुल, और आवाज को चेक कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, सभी साथी एक बार आवाज को चेक कर लीजिए, किसी को प्रॉब्लम है तो भाई सही कर लेते हैं ना। चलिए बिल्कुल सही है एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे भाई 75 आएगी, छोटी संख्या जो है वो क्या आएगी आपकी 75 आएगी। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, शानदार है, क्लियर है भाई। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एक वर्त है, वर्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। वर्त का क्षेत्रफल जो है आपको पता होना चाहिए, वर्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है, आप कहेंगे सर वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर है बात। आप कहेंगे जी सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान क्या होता है 22/7। त्रिज्या आपकी कितनी है, आप कहेंगे सर त्रिज्या 28 देर की। त्रिज्या कितनी देर की है, 28 देर की है। आप इसको गुणा करिए, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या को कितनी बार गुणा करना, 2 बार गुणा करना। कितनी बार गुणा करना, 2 बार गुणा करना, ये होएगा ना। सिलेक्शन कट ऑफ क्या आएगा, चलो मेरे प्यारे भाई इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे ना, बिल्कुल हाँ, कट ऑफ का लास्ट में डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा मैं कंफर्म, ठीक है। चलिए 7 के पढ़े से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 7 चौक 28 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बाकी सबको गुणा कर लीजिए, 22 गुणा 4 गुणा 28 है ना। चलिए बिल्कुल गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई वो देख लीजिए आप कहेंगे सर ये 88 हो जाएगा। 22 चौक 88, 88 को 28 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा भाई 8 64 हो जाएगा। 6 हासिल लगेगी अपने, और यहां पे आप गुणा करिए इसको, कितना आएगा ना, बिल्कुल ये हो गया, ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया। 8 को 8 से 64, और यहां पे 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 70 80 6 86। 64 किसके आ रहा है लास्ट में, बहुत सारा आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए आप गुणा कर लीजिए इनको, 8 दूनी 16 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24। 24 64 कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 24 64 है ना, 24 64 क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, 24 64 बता रहे, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, शानदार है, लाजवाब है। आइए मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है 25 टोकरी 35 दिन में बुनता है, तो कह रहा है 110 टोकरी बुनने में उसे कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई। समय कार्य का क्वेश्चन आपको मैं बता देना चाहूंगा, कार्य करने वाले बंदे गुणा समय, क्या कार्य करने वाले गुणा समय, कार्य करने वाले, ठीक है, और गुणा किससे करना है मेरे प्यारे भाई,
गुणा आपको समय से करना है। किससे गुणा करना है? समय से गुणा करना है। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। कार्य करने वाले आदमी कितने हैं? आप कहेंगे सर 25 है। ठीक है, और समय इसका कितना है? 35 दिन का है। बराबर में लगा देता हूं क्या कि यहां पे 110 टोकरी है ना, तो 110 टोकरी बनाने में कितने मतलब दिन लगेंगे ना? बिल्कुल 25 टोकरी है और आपका 35 दिन है। चलिए यहां पे थोड़ा सा चेंज है क्योंकि आदमी वगैरह नहीं दे रखे है ना, आदमी होते कार्य करने वाले और भट्टे में क्या रहेगा? कार्य रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, भट्टे में क्या रहेगा? कार्य रहेगा। अब बताओ, आदमी तो एक आदमी है, आदमी एक ही दे रखा है और कह रहा है कि 25 टोकरी काम है और समय जो है वो 35 दिन का है मेरे प्यारे भाई। क्या है? 35 दिन का है। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। अब वही आदमी एक जना है, 110 टोकरी बनाता है और कह रहा है कि कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया है। अब बताओ जरा कितना आएगा। यहां पे मेरे प्यारे भाई काटेंगे, 5 के पाड़े से काट दो कितनी बार? 5 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। क्लियर है? अब वज्र गुणा कर दीजिए, है ना? बिल्कुल, वज्र गुणा करेंगे तो 110 किससे गुणा होगा? 7 गुणा 110 और बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणा क्वेश्चन मार्क, है ना? अब 5 से आप काट लीजिए, कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, फिर 22, 22 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 154 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और यहां पे देखो कितने दिनों में हो जाएगा? 154 जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जबरदस्त है, शानदार है। क्लियर है? बिल्कुल 154 आ जाएगा। कार्य करने वाले बंदे कितने? गुणा समय बटे में उनका कार्य। देखो एक आदमी था, 35 दिन में 25 टोकरी बनाना उसका कार्य है, 25 टोकरी बनाना उसका कार्य है। अब वही एक आदमी कितने दिन में 110 टोकरी बनाएगा? कट रहा है उसको काट लो, बाकी को वज्र गुणा इस प्रकार से, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, है ना? वज्र गुणा हो जाएगा बराबर। मेरे को इधर आप भाग में ला सकते हो गुणे वाले को, और काट पेट के आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे भाई, 36 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करिए। देखो एक बात ध्यान सुनो, दो कोण होते हैं, पूरक और समपूरक। क्या होते हैं? पूरक और समपूरक। पूरक कोण कौन से होते हैं? पूरक यदि आपको पूछे तो आपको 90 में से घटाना है। किस में से घटाना? 90 में से। और समपूरक आपसे पूछे, समपूरक आपसे पूछे तो आप किस में से घटाओगे मेरे प्यारे भाई? 180 में से, है ना? क्यों घटाओगे? क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है? वो होता है मेरे प्यारे भाई 90, और संपूरक का योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। इसलिए पूरक पूछे तो 90 में से घटाएंगे और संपूरक पूछे तो 180 में से घटाएंगे। कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूं कि भाई छोटा नाम है छोटा योग आएगा, बड़ा नाम है बड़ा योग आएगा। ये बात आप याद रख लो, कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। पूरक छोटा नाम है छोटा योग आएगा। पूरक ही पूछा है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे जी सर। 90 में से आप 36 घटाइए, 90 में से आप 36 घटाइए, कितना बचेगा? बिल्कुल आंसर आ गए स्टूडेंट्स के। कितना बचेगा भाई? आप कहेंगे सर 54 बच जाएगा। कितना बचेगा? 54। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। कई 64 बता रहे हैं, गलत बात है मेरे प्यारे भाई, है ना? बिल्कुल गलत बात है ना? चलिए कितना होगा? 54 होगा। माइनस तो सही कर ले मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या करा है जरा ध्यान सुनिएगा। 1/5 को प्रतिशत में बदलो। किसको? 1/5 है, ये आपकी भिन्न है। भिन्न को आपको किसमें बदलना है? प्रतिशत में। जब भी कोई भिन्न देके आपको कई प्रतिशत में बदलो, आपको ओनली फॉर उसको किससे गुणा करना रहेगा? आप कहेंगे सर 100 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। यदि आप 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगी और बिल्कुल आंसर आना चाहिए ना। चलिए 5 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई, कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। और इसका आंसर जो है वो मेरे प्यारे भाई कितना आएगा? 20% आएगा। कितने परसेंट आएगा? 20% आएगा रे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, शानदार है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रह जाएगा। आपको याद रखना है कोई भी भिन्न दिए A/B और उसको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 में। जैसे ही ये करेंगे वो किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में बदल जाएगा भाई। किस में बदलेगा? प्रतिशत में। ये बात कतई बढ़िया से याद कर लो, नोट कर लो, अपने दिमाग में फिट कर लो। आइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। घन का आयतन मेरे प्यारे भाई होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब का मतलब क्या हो गया? भुजा को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। भुजा कितनी मिली है अपने को? 4 सेंटीमीटर भुजा मिली है। कितनी मिली है? 4 सेंटीमीटर। उसको कितनी बार गुणा करेंगे? आप कहेंगे सर इसको 3 बार गुणा कर दो। कितनी बार गुणा कर दो? 3 बार गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो 4 को 4 से 16, 16 को 4 से 64 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया बात है। 64 जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर रह जाएगा, है ना? चलिए बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
चलिए बिल्कुल, एक बंदा बोल रहा है सर मेरे 150 से ऊपर है। देखो मैं आपको बताऊं, कट ऑफ की बात में सबसे लास्ट में करूंगा, क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तब, है ना। चलिए बिल्कुल उस टाइम आपको एग्जैक्ट बातें मैं आपको बता दूंगा। 64 आ गया, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पीछे वाले जो डेटा है मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाना, है ना। चलिए आइए मेरी प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपका यह है कि यदि किसी काम को 10 आदमी 7 दिन में कर सकते हैं, तो करा उसी काम को 14 आदमी कितने दिन में करेंगे। वही क्वेश्चन आ गया समय कार्य का। मेरे प्यारे भाई, आदमी और कार्य करने वाले आदमी है, और क्या है समय। आदमी को किससे गुणा कर दो, समय से गुणा कर दो। कार्य दिया हुआ तो कार्य कहां जाएगा, कार्य बट्टे में आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, कार्य बट्टे में आ जाएगा। कार्य दे रखा है तो नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 10 आदमी 7 दिन में करते हैं, 10 आदमी 7 दिन में करते हैं, क्लियर है। आदमी गुणा समय, कह रहा वही काम क्या कर रहे हैं, 14 आदमी कितने दिन में करेंगे, दिन आपको निकालने हैं, क्लियर है। मैं आपको यहां बता दूं, बराबर में आप काट सकते हो चीजों को, बराबर में चीजों को क्या कर सकते हो, काट पीट सकते हो। देखो 7 के पाड़े से 14 कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 2 बार कट जाएगा, क्लियर है। आप कहेंगे जी सर। 2 के पाड़े से फिर इसको काटोगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो कितने दिन में हो जाएगा भाई। आप कहेंगे सर 5 दिन में निपटा देंगे। कितने दिन में निपटा देंगे, 5 दिन के अंदर काम को निपटा देंगे। 5 दिन जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, शानदार है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मेरी प्यारे भाई। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, शानदार, जबरदस्त मेरी प्यारे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगले क्वेश्चन में आप जरा ध्यान दीजिएगा। करा एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मेरे प्यारे भाई दूरी पूछी है, दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। बहुत बढ़िया बात है। अब बताइए जरा क्या है चाल और क्या है समय। तो आप कहेंगे सर चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपका समय जो है वो कितने घंटे का है, 8 घंटे का है। कितने घंटे का है, 8 घंटे का है। तो यहां पे चाल जो है वो आपकी 20 है, और समय 8 घंटे का है। गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 160 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। कितनी दूरी तय करेगी, आपकी कहेंगे सर यहां पे 160 आ रहा है। एक कह रहा है सर इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश में चाहिए, कितने बंदे इंग्लिश वाली ये बताइए मुझे कमेंट करके एक बार, है ना। चलिए बिल्कुल, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 160। बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। जो बंदे ऑनलाइन बैठे हैं, लाइव क्लास देख रहे हैं, मैं सबको बोलूंगा एक बार सेशन को लाइक जरूर करें और एक बार शेयर जरूर करें अपने साथियों तक, क्लियर है। आगे देखिएगा, देखो यहाँ पे 33 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई ये तरीका आपको याद रखना है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर जब भी होता है, आप इन दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा और दोनों को घटाइएगा, है ना। आप कहेंगे जी सर इतनी बात हमें समझ में आती है, ये चीज हम कर लेंगे। एक बार दोनों को जोड़ना रहेगा, एक बार दोनों को घटाना रहेगा, और यहां पे मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दो, 33 प्लस कितना 31 जोड़ दीजिए एक बार, और एक बार मेरे प्यारे भाई क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 33 माइनस 31, बोलो सही है। आप कहेंगे जी सर। मेरे प्यारे भाई इनको जोड़िए आप, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा। और 64 यहां पे कितना बचेगा, घटाने पे 2 बचेगा। 64 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 128 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कितना आएगा, 128। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। 128 जो बता रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है। ये इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता। कई स्क्वायर करके निकालेंगे। स्क्वायर याद है आपको, मुखजवानी याद है तो बहुत आसान है, नहीं याद है तो मेरे प्यारे भाई ये तरीका है, एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, बड़ी भी संख्या आ जाएगी, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 128 जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। प्राकृत संख्याएं क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं एक बार कमेंट करके बताओ, प्राकृत संख्या क्या होती है। सभी बंदे कमेंट करेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, वो कमेंट करके बताइएगा ना। बिल्कुल, प्राकृत संख्या मेरे प्यारे भाई 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ये चलती है, इसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं, क्लियर है। और आपको पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। कितनी प्राकृत संख्याओं का, पहली 5 का। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे एक बात बताइए, औसत का मैं आपको फंडामेंटल कंसेप्ट बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्ट बहुत जगह काम करता है।
देखो यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, यहाँ पे भी अंतर 1 का है, यहाँ पे भी अंतर 1 का है। जब अंतर समान चले, जब अंतर क्या चले मेरे प्यारे भाई, समान चले, तो आपको याद रखना है प्रथम औसत जो होगा वो प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, ये औसत होता है मेरी प्यारे भाई, है ना। बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट आ जाएगा। अभी तो आपको डेटा छोटे दे रखे, बड़े डेटा होंगे आपके बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। आप कहेंगे सर पहला 1 है आखिरी 5 है, पहला 1 है आखिरी 5 है, दोनों को जोड़ते हुए 2 का भाग लगा देंगे, क्या आएगा 6 बटे में 2, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 3। यहां पे बिल्कुल आपका राइट आंसर रह जाएगा, 3 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिए मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा काम में आएगा कि अंतर समान चले तो प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, यही क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आपका औसत होता है ना, यही क्या होता है आपका औसत होता है। जरा ध्यान से इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 73 है, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे भाई लोग इसको अक्स मान के बहुत ज्यादा उल्टे सीधे तरीके से बताते हैं, मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट क्या है। देखो औसत आपको क्या दिया, औसत आपको दे दिया 73, है ना, औसत दे दिया 73, है ना। अब मुझे बताओ कि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सम संख्या, क्या पूछ रहा है, सम संख्या के बारे में पूछ रहा है। क्या 73 सम संख्या है, बताओ जरा, 73 सम संख्या है। आप कहेंगे नहीं सर विषम संख्या है, इसको नहीं लेंगे मेरे प्यारे भाई। सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, ना, बिल्कुल इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बात सम की हो रही है मेरे प्यारे भाई, बात किसकी हो रही है, सम। आगे की लिख दो पीछे की लिख दो, 2 आगे की सम संख्या 2 पीछे की। आप कहेंगे सर आगे क्या आएगा, 74 आएगा, 76 आएगा, ये आगे की 2 सम संख्या, पीछे की कौन सी होगी 72 और 70, ये आपकी पीछे की 2 सम संख्या। क्लियर है, 4 वो आ चुकी। अब आपसे कौन सी पूछिए, सबसे बड़ी संख्या पूछिए, तो मेरे प्यारे भाई आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा 76 वाला, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 76 जो बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार जबरदस्त है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा, औसत दे दे, आपको 73 ऑप्शन दिया है, तो 73 को आपको नहीं लेना क्योंकि विषम संख्या है, 2 आगे की और 2 पीछे की विषम संख्या आप लिख दो, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, है ना। चलिए बिल्कुल 76 बता रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा रे भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अक्स मानने की कतई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कई बंदे अक्स मान के करेंगे इसको, बताओ अक्स मानने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। 90 से 100 के बीच में आपको अभाज्य संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। 90 से 100 के बीच में देखो, 90 में भाग जाता है, 91 में भी जाता है, 92 में भी जाएगा भाग, 93 में भी जाएगा, और 94 में भी जाएगा, 95 में भी जाएगा, ठीक है, 96 में भी भाग जाएगा, 97 में भाग नहीं जाता किसी का भी, 97 में खुद का ही भाग जाता है। ये अभाज्य संख्या है, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है मेरी प्यारे भाई, है ना। 99 98 में जाएगा, 99 में जाएगा, और 100 में भी जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई एक संख्या है अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, ओनली फॉर किसका जाता है, ओनली फॉर 97 में 97 का ही भाग जाता है। 90 से 100 तक ओनली फॉर एक अभाज्य संख्या है, कौन सी, 97। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक संख्या है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या है, एक मात्र संख्या, है ना। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। इन सब में भाग जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, इसमें 13 का जाएगा, 7 का भी जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 2 का जाएगा, है ना। बाकी सब में भाग जा रहा है, एक संख्या ऐसी है जिसमें भाग नहीं जा रहा है, ऐसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 गोले की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात पूछा है मेरे प्यारे भाई, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत आराम से सुनना। जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है, त्रिज्या का अनुपात आपको कुछ भी दे रखा है, ए अनुपात बी मान लो आपको दे रखा हो, तो आपका क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात क्या होगा, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बात करूं आयतन का अनुपात क्या होता है,
तो आयतन का अनुपात होता है मेरे प्यारे भाई ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब अनुपात बी क्यूब होता है मेरे प्यारे भाई, है ना। बिल्कुल ये बात ध्यान रखिए। त्रिज्या दीर्घ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे स्क्वायर कर देना है, और आयतन का अनुपात पूछे क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। आप कहेंगे सर 2:3 है, 2 का क्यूब और 3 का भी क्यूब होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। बहुत बढ़िया बात है, 8:27 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, जबरदस्त, है ना। 8:27 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, है ना। टेक्निकल का मैथ है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, टेक्निकल का भी मिलेगा आपको, डोंट वरी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका का रुपया है तो बांग्लादेश का क्या होगा, ये आपको बताना है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है तो बांग्लादेश की आपकी कौन सी होती है, आपको बताना है। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब आपका नंबर आ चुका है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर सही जाएगा? मैं यहां पे आपके कमेंट रीड कर रहा हूं भाई, है ना। सभी बंदों के कमेंट रीड करूंगा। फटाफट जल्दी से सभी भाई आंसर देते चलिए ना। चलिए बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे भाई, बताओ कौन सा हो जाएगा। किसको समझ में आता भाई हिंदी? किसकी बात कर रहे हैं? बताओ कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन बता रहे भाई, है ना। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, शानदार है, जबरदस्त है आपका। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बांग्लादेश की मुद्रा वो क्या है? टक्का है। अपने श्रीलंका की रुपया है, भारत की भी रुपया है, और जो अपना बांग्लादेश है उसकी मुद्रा जो है वो क्या है मेरे प्यारे भाई? वो आपकी टका है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। आइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है ADE, आगे लिख रखा है FJL, यहां पे BIJ, तो आगे वाला क्या होगा मेरे प्यारे भाई? कमेंट करके बताओ, है ना। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं ADE, उसके बाद में क्या लिखा गया है? FJL, और उसके बाद में BIJ। अब आपको आगे वाला आपको बताना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्लियर है भाई। चलिए बिल्कुल करिए, बताइए मेरे प्यारे भाई कौन सा हो जाएगा, कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल देखो, ए कितने पे आता है? 1 पे, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है। बहुत बढ़िया। ये कितने पे आता है? ये आता है F 6 पे आता है। जे जो है वो 10 पे आता है, और ये कितने पे आता है? 12 पे आता है। क्लियर है। बी कितने पे आता है? 2 पे। आई 9 पे आता है। जे जो है वो कितने आप पे आता है? 10 पे आता है। क्लियर है। अब बताओ जरा, 1 से 6 हो गया, 5 जुड़ा, यहां पे क्या जुड़ा? 6 जुड़ा, और यहां पे 7 जुड़ा, है ना। देखो यहां इसको देखो आप, कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। यहां इसमें देखो कितना जुड़ा? 6 जुड़ा। यहां कितना जुड़ा? आपका 7 जुड़ा। तो यहां पे 2 में आप क्या जोड़िए? 2 में 5 जोड़िए, क्या आएगा? 7। 7 में क्या आता है? जी 2 में आ रहा है ना। चलिए बिल्कुल अभी आगे बात करते हैं। यहां पे जी आ जाएगा, एक तो फिक्स हो गया। 9 में आपको क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना, 15। 15 पे क्या आता है? आप कहेंगे सर ओ आएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल GO बाद में क्यू, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। GOQ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए CD बता रहे, सी होगा मेरे प्यारे भाई। डी कैसे हो जाएगा बताओ? डी कैसे होगा? आप इसमें जोड़ेंगे 5, है ना, तो ये 7 पे आ जाएगा। 7 पे जी आता है। इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 पे आ गया। आप इसमें 7 जोड़ेंगे, 17 आ जाएगा। 17 पे क्या आता है? क्यों आता है? ये देखिए GOQ आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार है मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी के बाद में डी आ रहा है, डी के बाद में एफ आ रहा है, एफ के बाद में एच, बाद में जे। बी कितने पे? 2 पे, ये 4 पे, ये 6 पे, ये 8 पे, और ये 10 पे। अब आगे बताओ क्या आएगा। फटाफट जल्दी से सभी के कमेंट आने चाहिए, सभी एक एक बंदे के कमेंट आने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, है ना। चलिए बिल्कुल सारे बंदे कमेंट करिए, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, है ना। बिल्कुल कितना बढ़ा रहा है? 2 बढ़ा रहा है ना। 2 बढ़ा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई जे के बाद में क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। 12 पे आता है। एल किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। मतलब अभी एक ऑप्शन तो कट गए, किसी काम के नहीं है। उसके बाद में 2 और जोड़ो, आप कहेंगे सर 14 आएगा। 14 पे क्या आता है? एन आता है 14 पे।
तो एन वाला कौन सा है, एल एन यही है, इसमें एम दे रहा है इसलिए गलत हो जाएगा, दो और जोड़ दोगे 16 आ जाएगा, 16 पे क्या आता है आपका पी होता है ना, बिल्कुल एल एन पी, एल एन पी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, कहां दिक्कत है ना, भागते हुए ले लो स्क्रीनशॉट, कहां दिक्कत, भाग के जा रहा है कहीं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आदमी उत्तर की ओर मुंह करके चल रहा है, वह दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर चलने लगता है, कह रहा है वह आदमी अब किस दिशा में है। देखिए मेरे प्यारे भाई, उत्तर कौन सी होता है, देखो उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है ना। आप यही कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ, आदमी उत्तर की ओर मुंह करके चल रहा है, किस तरफ, उत्तर की ओर चल गया, उसके बाद में दाईं ओर घूम रहा है, मतलब दाईं ओर घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी आप देखो यहां पे तो नीचे की ओर आएगी, बिल्कुल इस तरफ घूमेगा और कुछ दूरी तय करेगा, दाईं है भाई, यहां पे छपा नहीं है तो समझा दूं दाईं ओर है ना, दाईं ओर, क्लियर है, बिल्कुल मुड़कर कुछ दूरी तय करता, कर ली कुछ दूरी, अब कह रहा पुनः दाईं, अब घड़ी ऐसे ऐसे सुई है तो नीचे की तरफ आएगी, घड़ी की दिशा में, दायां घूम रहा है इसका मतलब घड़ी की दिशा में, अब नीचे की तरफ आएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे कह रहा कि आप मुड़कर दाईं मुड़कर नीचे जा रहा है, कह रहा आदमी अब किस दिशा में, नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा है, आप कहेंगे सर दक्षिणी दिशा है, कौन सी दिशा है, दक्षिणी दिशा है, कौन सी दिशा है मेरे प्यारे भाई, दक्षिणी दिशा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साउथ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है किसी कूट भाषा में राम हेज गोन को इज आर एम और सीता वाज गोन को लिखा जा रहा है एज आर एट, तो राम वाज मेड को इज एज बी, तो कह रहा है कि हेज को किस प्रकार लिखा जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, अब आपको बताना लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा राम हेज गोन को क्या लिखा जा रहा है, राम हेज गोन को क्या लिखा जा रहा है, बताओ। देखिए देखो मेरे प्यारे भाई, राम कहां कहां आ रहा है वो देखो आप, राम कहां आ रहा है, राम इसमें आ रहा है और राम इसमें आ रहा है, इनकी कूट भाषा में भी सेम आपको वर्ड मिलेगा, देखो इसमें और इसमें, ठीक है। आप कहेंगे सर इन दोनों के अंदर हेज का बताना, हेज निकालना पड़ेगा, राम दोनों में आ रहा है, इनमें कॉमन क्या है, यहां देखो आप, राम कॉमन देख लिया, आप कहेंगे जी सर, तो यहां पे कॉमन देखो इज आएगा, राम का मतलब इज है, राम का मतलब क्या है, राम का मतलब इज है मेरे प्यारे भाई, इज सेम है और कुछ सेम नहीं है, राम का मतलब इज है, राम अपन ने ढूंढ लिया, हटा दो किसी काम का नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब ये है ना, अब आप गोन को देखो, गोन कहां पे, आप कहेंगे सर गोन इसमें भी है, गोन इसमें भी है, ठीक है, और आपका गोन इसमें भी है ना, दोनों में है, तो दोनों में सेम क्या है, आर एम और इसमें आर एट है ना, तो आर दोनों में सेम दिख रहा है आपको, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आर दोनों में सेम दिख रहा है, इसका मतलब गोन का जो है, गोन जो है वो मेरे प्यारे भाई किसको बता रहा है, आर को बता रहा है ना, बिल्कुल आर को बता रहा है, तो यहां से गोन का मतलब क्या है, आर है, दोनों ही जगह आ रहा है, गोन का मतलब आर है, सेम सेम दिख रहा है, उनको काट दीजिए। अब हेज बचा, हेज बचे हुए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हेज का हो जाएगा लास्ट बचा हुआ एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से आपको सेम देख देख के काटने हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा राम को मत हटाओ भाई, मैं कोई वो नहीं हटा रहा भाई, मैं आपको समझा रहा हूं, आप तो बड़े इमोशनल हो रहे हो यार, है ना, मैं कौन होता हूं राम को हटाने वाला नालायक हो गए एकदम। चलिए बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हेज आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, हाँ चलिए बिल्कुल एम आ जाएगा, बिल्कुल जो भी आपको सेम दिखे उनको हटा दो और यहां पे लिख दो कि राम का इज है, गोन का आर आ गया है, हेज का बचा हुआ हो जाएगा, एम आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, शानदार है, जबरदस्त है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब मैं बातचीत कर लेता हूं थोड़ी सी उन स्टूडेंट्स की जो कुछ एक क्वेश्चन बीच में कर रहे थे। अब आप एक बात बताइए, कितने क्वेश्चन तो सही हुए, पहली बात तो, और दूसरी बात ये मेरे प्यारे भाई कि आपके जो भी डाउट है अब एक बार मुझे कमेंट करके फटाफट बता दीजिए ना, अब मैं आपके आंसर देने के लिए स्टार्ट हुआ ना। सर मेरे आंख में एक काला दाग है, मेडिकल में क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, काला दाग अलग टाइप का हो सकता है, आपके काला दाग किस टाइप का है, एक बार आप टेक्निकल टीम से बातचीत कर लीजिए, वहां पे आपको एक बार सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये वीडियो वगैरह बना रखा होगा मेरे हिसाब से मेडिकल का, तो वो चीज है ना।
आप एक बार मैसेज पे इस पे देख लीजिए, एक बार भेज दीजिए किस प्रकार का ना। मेरे अग्निवीर में 150 से ऊपर मार्क्स है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? उड़ीसा से। कहां से है? उड़ीसा से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उड़ीसा से 150 नंबर है तो बहुत बढ़िया स्कोर है तेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए 40 की आंसर मैथ में मेरिट होगा क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, देखो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जो है कट ऑफ जो है आपके पासिंग मार्क्स जो होता है 35, 50 में से 35 जो करके आ जाता है पास कर देते हैं ना, 35 वालों को पास करते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं रहता भाई, लास्ट में बाहर कर देते हैं ना। बिल्कुल जो बड़े वाले इधर मतलब जो ईस्टर्न जोन है वहां पे इसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं ना। बिल्कुल नॉर्थ जोन में बाहर कर देते हैं। 35 नंबर आपको आप लाओ, 40 प्लस ये सेफ स्कोर आपका है ना, 40 प्लस नंबर लेके आओ, ये सेफ स्कोर है, लास्ट तक आपको कोई नहीं लाएगा, और आप कोशिश करो यार 45 तक लाने की, क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ सर मुझे थोड़ा टाइप का आता है, क्या आता है? पसीना टाइप का आता है। पसीना तो ज्यादा मैटर नहीं करता मेरे प्यारे भाई, बस थोड़ी सी कोई एक्सरसाइज वगैरह होती है उसकी, आप देख लीजिए हो जाएगा, उसका उपाय हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पसीने का तो, है ना। कट ऑफ कितनी जाती है बताया भाई? 35 पे जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं रहता भाई, लास्ट में आउट कर देते हैं, ये मतलब नहीं है। आप ये सेफ स्कोर रखो 40 प्लस का, है ना, तो आपको लास्ट तक कोई नहीं छेड़ेगा। ठीक है। महाराष्ट्र के लिए कितना है? बिल्कुल महाराष्ट्र मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको जो स्कोर है उसको 40 प्लस लेके आओ, है ना, 40 प्लस सेफ स्कोर आपका, आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कई स्टूडेंट होते हैं जो मार्क्स अच्छे ले आते हैं और उसके बाद में उनकी रनिंग भी बढ़िया होती है, उनको तो कोई छेड़ेगा भी नहीं। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मार्क्स अच्छे ले आते हैं, मतलब वो दौड़ वगैरह के अंदर आपके 88 पर भी रह जाएगा, तो थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट मिल जाएगा और पास हो जाएगा। मान लो कि दौड़ के अंदर पूरे 100 मार्क्स नहीं आए आपके, फिजिकल वगैरह के अंदर आपके कई त्रुटि रहेगी, कम रह गया, तो 88 वाला का भी हो सकता है। आप शर्त ये है कि आप 45 प्लस नंबर लेके आओ, 45 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन सही करो, आपको इधर सपोर्ट मिल जाएगा उस चीज का, है ना, बिल्कुल इधर सपोर्ट मिलेगा, इधर खींचिएगा आप, है ना। चलिए सिलेक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 35 पे, लेकिन लास्ट आउट ऑफ कर देंगे, आपको 40 प्लस लाने हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी है ना। सर टीए में गर्ल्स जा सकती है क्या? भाई वीडियो बना रखी टीए की पूरी, आप एक बार जाके देखिएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लड़कियों के लिए नहीं है टीए भर्ती, ओनली फॉर लड़कों के लिए भाई, है ना, बिल्कुल लड़कियों के लिए नहीं है। हाँ टेक्निकल के लिए भी आपको बेच मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। टेक्निकल के जो क्वेश्चन होते हैं मैथ के 4-5 क्वेश्चन टेक्निकल के बाहर आते हैं, बाकी यही मैथ रहती है, जनरल मैथ, है ना। चलिए बिल्कुल झारखंड का कट ऑफ कितना जाता है? झारखंड उधर का जो आपका साउथ एरिया है उसका कम जाता है मेरे प्यारे भाई, है ना, नॉर्थ की बजाय साउथ का कम जाता है। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। और जिनके एनसीसी कर रखी है उनके तो बल्ले बल्ले भाई, एनसीसी कर रखी है उनके बल्ले बल्ले, आराम से हो जाएगा उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए भाई मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट क्लास में, और जो भी बातें हैं आपकी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।